एक पल के लिए ना इस एक अजीब से विरोधाभास के बारे में सोचिए। मतलब आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि किसी इंसान के दिमाग की मौत होने के 12 साल बाद भी 12 साल। हाँ 12 साल बाद भी मशीनें उसके शरीर को कृत्रिम रूप से जिंदा रख सकती हैं। लेकिन उसी आधुनिक दुनिया में जीवन बचाने के लिए बने एक अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग लग जाती है अरे बाप रे। और 10 लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग में आग बुझाने का एक साधारण सा सर्टिफिकेट या सिस्टम तक मौजूद नहीं था। ये मतलब ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। एक तरफ तकनीक इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाती है और दूसरी तरफ एक मामूली सी प्रशासनिक लापरवाही पल भर में दर्जनों जिंदगियां खत्म कर देती है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन ना इसी खौफनाक विरोधाभास को डिकोड करना है। बिल्कुल सही। हम आज उन प्रणालियों या कह लीजिए सिस्टम्स का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें इंसान की रक्षा के लिए बनाया गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संस्थाएं मानव जीवन, उसकी गरिमा और सुरक्षा को असल में कैसे संभालती हैं। और इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। हाँ, मतलब बात चाहे एक मरीज के अधिकारों की हो या फिर देश को आतंकवाद से बचाने वाली नई रणनीति की या वैश्विक स्तर पर चल रहे उस युद्ध की जहां डीप फेक और एआई जैसी तकनीकें सच और झूठ का फर्क ही मिटा रही हैं। अगर हम इन सभी अलग-अलग दिखने वाले मुद्दों को ध्यान से देखें ना, तो इनके बीच एक बहुत गहरी और अदृश्य कड़ी है। अच्छा, वो क्या? वो कड़ी है कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। संस्थाएं हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करती हैं? तो सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जहां कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद के साथ कदम रखता है। यानी एक अस्पताल? हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में ओडिशा के कटक में जो हुआ, वो इसका सबसे डरावना उदाहरण है। वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रविवार रात को एक भीषण आग लगी। 10 मरीजों की दुखद मौत हो गई और 11 चिकित्साकर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। ये बहुत ही दुखद है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, वो ये है कि ये कोई हादसा नहीं लगता। कुछ महीने पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा पुख्ता करने के सख्त निर्देश दिए थे। तो फिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब जब ऊपर से निर्देश आ चुके थे, तो क्या सिस्टम ने आंखें मूंद ली थी? यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक या जो नौकरशाही का ढांचा है, वो असल में काम कैसे करता है। मुख्यमंत्री का निर्देश मतलब वो सिर्फ एक कागज है ना? हाँ, वो तो है। हकीकत ये है कि जब किसी अस्पताल, विशेषकर पुराने सरकारी अस्पतालों को आधुनिक अग्नि सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपग्रेड करना होता है, तो उसमें भारी खर्चा आता है। पूरी वायरिंग बदलनी पड़ती है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पड़ते हैं। खर्च तो होता है। अब होता क्या है कि बजट पास होने, टेंडर निकलने और काम होने की इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए अधिकारी ना शॉर्टकट अपनाते हैं। मतलब सिर्फ कागजों पर खानापूर्ति कर दी जाती है। ये तो बिल्कुल। और इससे भी बड़ी समस्या आईसीयू के बुनियादी ढांचे में है। वो कैसे? देखो, आईसीयू एक ऐसा कमरा होता है जहां 24 घंटे भारी मशीनें चलती हैं और वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन खुद आग नहीं लगाती। हाँ, वो ज्वलनशील नहीं है। हाँ, लेकिन वो आग को भड़काने का सबसे बड़ा कारण है। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट जो किसी आम कमरे में शायद सिर्फ धुआं देकर बुझ जाए, वो आईसीयू के हाई ऑक्सीजन वातावरण में कुछ ही सेकंड में एक भयानक विस्फोट का रूप ले लेता है। अरे बाप रे! मतलब एक चिंगारी और सब खत्म। और मैं बता दूं, ये कोई अकेली घटना नहीं है। हमने देखा है कि दिल्ली, कोलकाता, झांसी, अहमदाबाद और जयपुर में भी। हाँ, हर जगह यही हाल है। बिल्कुल यही पैटर्न दोहराया गया है। बिना वैध लाइसेंस और बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये ना पूरी तरह से सिस्टम की जवाबदेही का गायब होना है। मैं तो इसे एक उपमा से देखता हूँ। कैसी उपमा? ये ऐसा है जैसे आप सुरक्षा के लिए किसी बड़े किले में शरण लें और अंदर जाकर पता चले कि भाई किले की दीवारें तो कागज की बनी हैं। बिल्कुल सही कहा। इसमें थर्ड पार्टी ऑडिटर्स और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होती है। वे सुरक्षा जांच के नाम पर सिर्फ बॉक्स टिक करते हैं। यानी जिस अस्पताल को मरीजों की जान बचानी चाहिए, वही एक भ्रष्ट तंत्र के कारण उनकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली स्थिति है। हाँ, सच में। मतलब एक तरफ सिस्टम की इस लापरवाही से अस्पताल में पल भर में जाने जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम कानूनी और मेडिकल एथिक्स की दुनिया में आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है।
वो कैसे? अगर कोई व्यक्ति सच में एक ऐसी स्थिति में है जहां उसका शरीर सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा है और वो शांति से अपनी जान छोड़ना चाहता है, तो यही मेडिकल लीगल सिस्टम अचानक बहुत सख्त हो जाता है और उसे मरने नहीं देता। हाँ, ये गरिमापूर्ण मृत्यु या जिसे हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं, उसकी बहुत पुरानी और जटिल बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये मामला हरीश राणा का था, जो सिर की गहरी चोट के कारण पिछले 12 सालों से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में थे। एक मिनट, जो लोग शायद मेडिकल टर्म से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये पीवीएस आखिर होता क्या है और ये नॉर्मल कोमा से कैसे अलग है? ये बहुत अहम सवाल है। देखो, कोमा में मरीज का दिमाग पूरी तरह से स्लीप मोड में होता है। अच्छा। लेकिन पीवीएस में व्यक्ति की आंखें खुली हो सकती हैं, वो रो या हंस भी सकता है, लेकिन उसके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने और चेतना का निर्माण करता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। उसे कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, केवल ब्रेनस्टेम काम कर रहा होता है, जो दिल की धड़कन और सांस को चलाता है। ऐसे मरीजों को जिंदा रखने के लिए एक ट्यूब के जरिए सीधे पेट में तरल भोजन और पानी पहुंचाया जाता है। बाप रे, मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से सालों पहले जा चुका है, बस विज्ञान जबरदस्ती उसके शरीर को एक मशीन की तरह चालू रखे हुए है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक धीमी और अंतहीन पीड़ा की तरह लगता है। जो तस्वीर हमने सोर्स मटेरियल में देखी थी ना, जिसमें एक वेंटिलेटर और मशीनों से घिरे मरीज का हाथ एक परिजन पकड़े हुए है, वो बहुत दिल तोड़ने वाली थी। हाँ, वो तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। तकनीक जीवन तो दे रही है, लेकिन इंसानियत छीन रही है। तो इस मामले में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने ना उस जीवन रक्षक उपकरण यानी उस फीडिंग ट्यूब को हटाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है, उसमें गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास किसी को 20 साल तक जिंदा रखने की तकनीक है तो हमें ऐसा करना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में जीवन के अंतिम समय में करुणा या कंपैशन दिखाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये फैसला कौन करता है? क्योंकि इसमें तो दुरुपयोग का बहुत बड़ा खतरा है ना। कोई भी रिश्तेदार संपत्ति के लालच में कह सकता है कि भाई मशीन हटा दो। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए इसकी कानूनी प्रक्रिया बहुत ही सख्त बनाई गई है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की कई स्तरों पर जांच होती है और इसी संदर्भ में लिविंग विल की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये लिविंग विल क्या है? ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आज ही ये लिखकर तय कर सकता है कि अगर भविष्य में वो कभी पीवीएस जैसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसले ना ले सके तो उसे मशीनों पर जिंदा ना रखा जाए। ओहो, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है ना? बिल्कुल है। कानून अब इंसान को ये ताकत दे रहा है कि वो खुद तय कर सके कि कब इस असीमित चिकित्सा तकनीक पर ब्रेक लगाना है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे सिस्टम एक व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा को संभालता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इस लेंस को थोड़ा और बड़ा करें, बात जब पूरे देश के नागरिकों की सामूहिक सुरक्षा की हो, तो वहां सिस्टम कैसे काम कर रहा है? वहां चुनौती ना कई गुना बढ़ जाती है और इसीलिए भारत ने अपनी पहली आधिकारिक आतंकवाद रोधी रणनीति तैयार की है, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। प्रहार। हाँ, भारत लगभग 35 सालों से आतंकवाद झेल रहा है, चाहे वो सीमा पार का आतंकवाद हो या फिर वामपंथी उग्रवाद। लेकिन ये जो नई रणनीति है ना, ये पुरानी नीतियों से बिल्कुल अलग है। हाँ, मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है, अगर मैं उसे एक उपमा से समझाऊं, तो पुरानी रणनीति उस गेम की तरह थी जिसे वैकमोल कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जहां समस्या सामने आने पर वार किया जाता था। कोई आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद जांच बैठाई गई, गिरफ्तारियां हुई। इसे क्राइसिस रिस्पॉन्स मॉडल कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रहार एक शतरंज की बिसात की तरह है, जहां खतरे से पहले ही चाल चली जाती है। ये विजन फर्स्ट मॉडल पर आधारित है, जहां बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जाए। ये उपमा एकदम सटीक है। और इस नए विजन फर्स्ट मॉडल का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर। तो ये मैक असल में काम कैसे करता है? क्योंकि सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है ना? हाँ, थोड़ा वैसा ही है। इसे आप देश के सुरक्षा तंत्र का ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर केरल की पुलिस के पास कोई खुफिया जानकारी है तो वो कश्मीर की पुलिस या दिल्ली की केंद्रीय एजेंसियों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन मैक एक ऐसा रियल टाइम डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है
जहां देश के सभी 30 राज्य पुलिस बल और केंद्रीय एजेंसियां एक साथ जुड़ी हैं। ओहो, मतलब सब एक ही नेटवर्क पर। बिल्कुल। मान लीजिए डार्क वेब पर कोई संदिग्ध चैट पकड़ी गई और उसी समय क्रिप्टो करेंसी के जरिए कहीं कोई फंडिंग हुई, तो मैक तुरंत इन दोनों तारों को जोड़कर एक अलर्ट जारी कर देगा, इससे पहले कि कोई हमला हो। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। क्या हुआ? देखो, ये रियल टाइम डेटा शेयरिंग सुनने में तो बहुत हाईटेक और शानदार लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है ना। भारत में 30 अलग अलग राज्य पुलिस बल हैं। हाँ, वो तो है। कई छोटे थानों में तो आज भी ठीक से कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं चलता। साइबर ट्रेनिंग तो दूर की बात है। तो ये हाईटेक सिस्टम उन बुनियादी पुलिस कर्मियों के साथ कैसे काम करेगा? क्या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा दिखने वाला एक और टेक सोल्यूशन नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मैं बता दूं कि यही इस रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल, इसका इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। जब तक राज्य पुलिस के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश नहीं किया जाएगा, उन्हें आधुनिक साइबर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक मैक्स सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारियों के लिए एक डैशबोर्ड बनकर रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और एक और दिलचस्प बात जो मैंने इस रणनीति में देखी, वो है विधि विशेषज्ञों या लीगल एक्सपर्ट्स को शुरू से ही जांच में शामिल करना। हाँ, ये एक नया कदम है। इसका मतलब है कि सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सबूतों को इस तरह से अदालत में पेश करना है कि वे किसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर छूट न जाएं। एकदम सही। और साथ ही ना, इस रणनीति में मानवाधिकारों को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाया गया है। अच्छा, वो कैसे? इसमें ये स्वीकार किया गया है कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अत्यधिक सख्ती या जोर जबरदस्ती कभी-कभी उल्टे आतंकवाद को ही बढ़ावा दे सकती है। ये दिखाता है कि सुरक्षा प्रणालियां अब समझ गई हैं कि आप सिर्फ बंदूक के जोर पर विचारधाराओं से नहीं लड़ सकते। ये सच में एक मैच्योर अप्रोच है। तो भारत अपने स्तर पर सिस्टम को सुधारने और भविष्य के खतरों को भांपने की कोशिश कर रहा है। जी, लेकिन दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्से में देखें, विशेषकर मध्य पूर्व में, तो वह सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है और वहां पारंपरिक युद्ध के साथ साथ तकनीक ने मिलकर जो तबाही मचाई है ना, वो किसी बुरे सपने जैसी हैं। हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस तनाव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग आधा महीना बीत चुका है और इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। हाँ, $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है होर्मुज जलडमरू मध्य का खतरे में होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो लोग शायद भूगोल से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, उन्हें बता दूं कि ये समुद्र का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल खरीद कर ले जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। और यहीं पर कूटनीति का एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। ट्रंप का यू टर्न? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ये दावा कर रहे थे कि वे अकेले ही ईरान से निपट लेंगे, अब उन्हें नाटो और चीन से मदद मांगनी पड़ रही है ताकि इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखा जा सके। यही तो कूटनीति की हकीकत है ना। कुछ ही महीने पहले ट्रंप उन्हीं नाटो देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाने की धमकियां दे रहे थे। हाँ, याद है मुझे। और आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उन्हें उन्हीं की जरूरत पड़ गई। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो सबसे खतरनाक और नया आयाम जुड़ा है, वो है इंफॉर्मेशन वॉर, यानी सूचना युद्ध। हाँ, और इसमें डीप फेक का जिस स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, वो युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब ये तो सचमुच एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। अचानक सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ती है कि ईरान या इजराइल के किसी सर्वोच्च नेता की मौत हो गई है। लोग पैनिक करने लगते हैं। फिर उस नेता को यह साबित करने के लिए अपना एक ताज़ा वीडियो जारी करना पड़ता है कि भाई मैं जिंदा हूं। हाँ, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। वही तो, सामने वाली खुफिया एजेंसियां तुरंत AI टूल्स का इस्तेमाल करके उस असली वीडियो को ही डीप फेक साबित करने में लग जाती हैं। इसे ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, डीप फेक का असली खतरा ये नहीं है कि लोग झूठे वीडियो को सच मान लेते हैं। असली खतरा ये है कि जब AI इतना एडवांस हो जाता है तो लोग असली वीडियो पर भी शक करने लगते हैं। सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। बिल्कुल, सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट गई है। हर चीज को नकारा जा सकता है। बाप रे। और इसके साथ ही टारगेटेड किलिंग्स, यानी चुन चुनकर हत्याएं करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। वो कैसे? अब आपको दुश्मन के पूरे बेस पर हमला करने की जरूरत नहीं है।
अगर सिग्नल इंटेलिजेंस या मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए किसी बड़े नेता की सिर्फ लोकेशन पता चल जाए, सिर्फ लोकेशन। हाँ, तो एक सटीक ड्रोन स्ट्राइक से काम तमाम किया जा सकता है। ये युद्ध का नया रूप है, जहां डेटा और लोकेशन सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। और इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच ना भारत के लिए स्थिति बहुत ही नाजुक है। हाँ, वो तो है। भारत को एक तरफ कूटनीतिक संतुलन साधना है क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल चाहिए, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना है। और ये भी ना हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा परीक्षण है। नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बताते हैं कि भारत का ये इवैक्यूएशन सिस्टम कितनी तेजी से काम कर रहा है। हाँ, मैंने सुना है काफी लोगों को निकाला गया है। बिल्कुल, अब तक लगभग 2,20,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। सिर्फ सोमवार के ही दिन यूएई और सऊदी अरब आदि देशों से 45 उड़ानें भारत के लिए तय की गईं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति मशीनरी काम करती है, जो युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित कॉरिडोर बनाने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत करती है। बिल्कुल, कूटनीति, रसद या लॉजिस्टिक्स और सैन्य समन्वय, इन सब का एक साथ बिना किसी चूक के काम करना ही इस विशाल निकासी अभियान को सफल बनाता है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने व्यवस्थाओं और प्रणालियों की एक बहुत ही दोहरी और जटिल प्रकृति को देखा है। हाँ, हमने शुरुआत में देखा कि कैसे कागजी कमियों और भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल जैसी जीवन रक्षक जगह एक जलते हुए पिंजरे में बदल सकती है। फिर हमने देखा कि कैसे जब चिकित्सा विज्ञान इंसान को मशीनों में कैद कर देता है, तो अंततः कानून को आगे आकर उसे गरिमा के साथ विदा होने का रास्ता देना पड़ता है। और इसके बाद हमने प्रहार जैसी रणनीतियों को देखा, जो बड़े पैमाने पर आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में वैश्विक युद्ध का वो खौफनाक चेहरा, जहां कूटनीति के साथ साथ एआई और डीप फेक पूरी दुनिया को एक गहरी अनिश्चितता में धकेल रहे हैं। ये सभी उदाहरण ना हमें ये बताते हैं कि इंसान ने सिस्टम और तकनीक तो बहुत शक्तिशाली बना लिए हैं, लेकिन क्या उन पे उसका नियंत्रण उतना ही मजबूत है? यही सबसे बड़ी बात है। और यहीं पर ना आज का ये विचार मैं छोड़ना चाहूंगा, जिस पर सभी को जरूर सोचना चाहिए। क्या विचार है? आज तकनीक हमें किसी इंसान को बिना चेतना के सालों तक जीवित रखने की शक्ति देती है। डेटा और एआई के जरिए अपराध होने से पहले ही उसे भांपने का दावा करती है। और यहां तक कि एक क्लिक से दुनिया के किसी भी नेता को जिंदा या मुर्दा साबित कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे मानवीय कानून, हमारी नीतियां और हमारी नैतिकताएं इतनी तेजी से विकसित हो रही हैं कि वे इस असीमित तकनीकी ताकत को संभाल सकें? या फिर हम सिर्फ एक ऐसी दुनिया में प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हमारी समझ और हमारे नियंत्रण से बहुत आगे निकल चुकी है? बिल्कुल, ये यकीनन हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें जल्द ही ढूंढना होगा। दुनिया की इन जटिलताओं को न किसी एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। हमें लगातार सवाल पूछते रहना होगा। एकदम सही बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज और सवालों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सुनते रहिए और सोचते रहिए।